लेकिन किरई अकेले जाने के लिए मना कर देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। हेलो, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजो इतो कलेक्शन से उज़ुमाकी को, और ये वीडियो पार्ट 12 और लास्ट पार्ट होने वाली है। तो पहले जाके बाकी वीडियोस देख लो, वरना ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी। तो जैसे कि हमने चैप्टर 16 के एंड में देखा कि मित्सो भी अब स्नेल बनने वाला है, और चैप्टर 17 में वो पूरा ही स्नेल बन जाता है, जिसको खाने के लिए तानीजाकी के साथ ही उसका पीछा करते हैं। और एंड में किरई और सुइची मित्सो को क्लिफ से नीचे छोड़ देते हैं ताकि वो बच जाए, जिसके बाद तानीजाकी के साथ ही स्पाइरल बनने लगते हैं। और फिर जब किरई, सुइची और मारुयामा क्लिफ से टाउन को नीचे देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। अब आगे तो उज़ुमाकी चैप्टर 18 का नाम है द लैबिरिंथ, जिसके कवर पेज में हम देखते हैं कि पूरा टाउन ही चेंज हो चुका है, जो कि उसी की तरह दिख रहा है जो मारुयामा और किरई ने टाउन के पुराने मैप में देखा था। तो टाउन को देख के मारुयामा बोलती है कि हम फिर से कहीं अजीब जगह आ गए हैं, लेकिन सुइची ध्यान से देखता है और उसे समझ आता है कि ये असल में कुरोजुचो है और ये सारे रो हाउस हैं जिसे लोगों ने एक्सटेंड करके ज्वाइन कर दिया है। और फिर नीचे जाने लगते हैं और बात करते हैं कि कैसे जब वो निकले थे तब लोगों ने बस रो हाउस को एक्सटेंड करना चालू ही किया था और इतनी जल्दी उन्हें इतना बढ़ा दिया। और जब मारुयामा टाइम रिकॉल करने लगती है तो वो टाइम भी नहीं बता पाती, जिस पे सुइची बोलता है कि हमें जितना लगता है हम शायद उससे ज्यादा समय से बाहर हैं। और फिर फाइनली टाउन में पहुंच जाते हैं और रो हाउस को देख के किरई बोलती है ये लोग आपस में काम नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने इसे इतना परफेक्टली कैसे बना लिया। जिस पे सुइची कहता है कि शायद ये रो हाउस कई टाइम पहले ऐसे ही स्पाइरल बनाते हैं और ये पूरा टाउन ही स्पाइरल हो, लेकिन फिर समय के साथ टूटकर बिखर गया और ये शायद उसका ही रिकंस्ट्रक्शन हो। जिस पे मारुयामा पूछती है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पे किरई कहती है कि वो अंदर जाके अपने पेरेंट्स को ढूंढेगी और सुइची और मारुयामा को साथ आने को मना कर देती है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ ही जाते हैं और एले के लिए एंट्रेंस ढूंढने लगते हैं। और कुछ टाइम चलने के बाद उन्हें एंट्रेंस मिल जाती है तो वो उसके अंदर चले जाते हैं, जिस पे सुइची कहता है कि यहाँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। और मारुयामा नोटिस करती है कि उसके हाथ हिलाने से कोई ट्विस्टर फॉर्म नहीं हो रहा है, जिस पे सुइची कहता है कि ये शायद इसलिए है क्योंकि हम रो हाउस से गिरे हुए हैं। और तभी उन्हें लकड़ी की चटकने की आवाजें आने लगती हैं कुछ ऐसी। फिर किरई को एक घर से लोगों की आवाजें आने लगती हैं, जिसपे उसके अंदर के लोगों से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जहाँ लोग बस स्पाइरल बने हुए थे और एक साथ जम रखे थे। तो एक बोलता है कि उसे उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता और एक कॉर्प को बाहर फेंक के कहता है कि इसे कहीं दूर ले जाके जला देना, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही इसकी बदबू वो सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन किरई उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। तो तभी रास्ते में उन्हें एक बुरी स्मेल आने लगती है और वो आगे जाके देखते हैं कि पहले वाले की तरह ही कई कॉर्प रास्ते में पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं। जहाँ वही एक रो हाउस से एक आदमी उन्हें इन कॉर्प को यहाँ से ले जाने को बोलता है, जिसपे किरई उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछने लगती है, जिसपे वो आदमी मना कर देता है। लेकिन तभी एक आदमी आता है जो कि सब कॉर्प्स को हटा रहा होता है, जिसे देख के किरई समझ जाती है कि ये तानीजाकी है। जिस पर तानीजाकी कहता है कि उसे वो याद है, लेकिन कई टाइम हो गया है, वो अभी तक सेम कैसे है, जिसे सुन के वो शॉक हो जाती है। और तानीजाकी बताता है कि एक्सपेंशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब बस कुछ गैप्स बचे हैं और ये एले एक लैबिरिंथ की तरह बन चुका है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में भूल भुलैया समझ लो। तो इसीलिए तानीजाकी इसे क्लीन कर रहा है और बाकी सब लोग रो हाउस के अंदर जाके उसे अंदर से बना रहे हैं। तभी किरई उससे अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है और बताती है कि उसके फादर पॉटर हैं, जिसपे तानीजाकी बोलता है कि उसने एक कपल के बारे में सुना तो था जो अभी भी ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड से पॉटरी कर रहे हैं, जिसे सुन के वो खुश हो जाती है। और फिर वो ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड की तरफ निकल जाते हैं, जिसपे तानीजाकी कहता है कि रास्ते में कई टूटे हुए घर हैं तो ध्यान से जाना। वो खुद भी आज तक ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड में नहीं गया है। और फिर आगे जाके उन्हें कई टूटे हुए और अंडर कंस्ट्रक्शन घर दिखते हैं, जिनकी वजह से उनका रास्ता भी ब्लॉक था। तो फिर वो एक गैप से निकलते हैं जहाँ घरों के अंदर बस लोग भरे पड़े थे। और फिर रात होते ही लाइट हाउस भी बीम फेंकने लगता है। फिर किरई बोलती है कि अगर ये टाउन पहले भी ऐसा था तो वो भी क्यों था, जिसपे सुइची कहता है कि जो भी चीज लोगों को हाउस को एक्सटेंड करने के लिए फोर्स कर रही है वो एक्सट्रीमली पावरफुल है और शायद ये कई समय से बार बार होता आ रहा है, जहाँ स्पाइरल हर सेंचुरी में टाउन को हॉन्ट करने आता है और लोग टाउन को इसी शेप में बना देते हैं। जिसपे मारुयामा बोलती है कि इसके कुछ रिकॉर्ड्स तो होने चाहिए थे, जिसपे सुइची कहता है कि शायद इसकी सारी मेमोरीज खो गई हैं और ये हो सकता है कि जिसने भी स्टोरी बताने की कोशिश करी वो वैनिश हो गया। फिर वो सब दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो रास्ता भूलते जाते हैं और जब ऊपर देखते हैं तो किसी इन्वेंट्री का स्मोक स्पाइरल बना रहा होता है। और फिर जैसे ही वो ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड की तरफ जाने लगता है तो वो सब भी उसकी तरफ ही जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में कई दिक्कत आती है। फिर एक रो हाउस से निकलते
समय एकदम से मारुयामा के आगे लकड़ियां आ जाती हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाती और पूरा रास्ता ही बंद होने लगता है। और पूरा रास्ता ही बंद होने के बाद वो वहीं फंस जाती है, जिसके बाद हर जगह से लोगों की रो हाउस को कंप्लीट करने की आवाजें आने लगती हैं। और तभी एक आवाज आने लगती है जो रो हाउस को स्पाइरल की तरह फॉलो करते हुए सेंटर में चली जाती है, जिसके बाद शांति हो जाती है। फिर किरई कहती है कि फादर अंदर है, लेकिन सुइची बोलता है कि अंदर कोई नहीं है और अगर हम रो हाउस के अंदर से जाएं तो शायद ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड में पहुंच सकते हैं। और रो हाउस के अंदर से चलते हुए एंड में ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड पहुंच ही जाते हैं, लेकिन उसका पानी भी अंदर जा चुका था, जिसपे सुइची कहता है कि अब यहाँ कोई नहीं है। ये सारी स्टेयर्स भी पहले से ही यहाँ थी, जो कि एंशिएंट टाइम की लगती हैं और सारे लोग भी इसी के अंदर चले गए होंगे। When was it built? Who built it? Why? How far down does it go? इस टाउन पे जो कर्ज है उसका राज नीचे हो सकता है। फिर किरई कहती है कि वो नीचे जा रही है, वो एक लौती जगह बची है जहाँ उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। जिसके बाद सुइची और किरई दोनों ही नीचे जाने लगते हैं और इसी के साथ खत्म होता है उजुमाकी चैप्टर 18। तो उजुमाकी चैप्टर 19 का नाम है कंप्लीशन, जो कि इस मांगा का लास्ट चैप्टर भी होने वाला है। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं किरई और सुइची को, जो कि ड्रैगनफ्लाई पॉन्ड के नीचे जा रहे होते हैं और बस चलते ही रहते हैं। और जब किरई नीचे देखती है तो उसे चक्कर भी आ जाते हैं। फिर थोड़ा और आगे जाके उन्हें एक स्पाइरल ह्यूमन मिलता है, जिसे वो इग्नोर करके निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वो बोलता है कि उसे भी उनके साथ ले जाएं, क्योंकि नीचे कुछ बहुत अच्छा है, जिसपे सुइची मना करके चलने लगता है। लेकिन वो किरई का पैर पकड़ लेता है और उसे काटने लगता है, लेकिन सुइची उसे छुड़ा लेता है, जिसपे वो सुइची पे ही लिपट जाता है और सुइची को लेकर डायरेक्ट नीचे कूद जाता है। जिसके पीछे किरई भी भागते हुए नीचे जाती है और फिर नीचे से उसे लाइट दिखने लगती है, जो कि उसे अट्रैक्ट करती है। और हम देखते हैं कि जहाँ रास्ता खत्म होता है वहाँ नीचे और एक पोल है, जिसपे नीचे जाने के लिए रास्ता है, जिसपे कि किरई जाने की कोशिश करती है, जो कि लटक के उसे पकड़ने की कोशिश करती है और पकड़ भी लेती है, लेकिन फिर थकान के कारण उसे छोड़ देती है। और जहाँ फिर उसे लगता है कि वो मरने वाली है, लेकिन वो बहुत स्लो नीचे गिरती है और वो बच जाती है और नीचे जाके स्पाइरल ह्यूमंस के ऊपर गिरती है और देखती है कि पॉन्ड के नीचे एक पूरे स्पाइरल की सिटी है, जहाँ हर तरफ बस स्पाइरल है, जहाँ एक जगह से मेस्मराइजिंग लाइट आ रही है और पूरा फ्लोर ही कुरोज़ुचो के लोगों से बना हुआ है, जो कि सब उस लाइट की तरफ देख रहे हैं। जिसके बाद किरई सुइची को ढूंढने लगती है और फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जमीन के लोग पत्थर होते जा रहे थे और फिर वो अपने पेरेंट्स को देख के शॉक हो जाती है और रोने लगती है। तभी उसे पीछे से सुइची की आवाज आती है और वो बोलता है कि वो अब चल नहीं सकता और उसे उन रूम्स को देखने को बोलता है, जो कि एक लिविंग थिंग की तरह दिख रहे हैं और जैसे उनके पास उनकी अपनी विल हो। और सुइची को ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कि वो उन्हें यहाँ नीचे रहने के लिए उनकी आंखों से दूर कर्ज कर रहे हैं। स्पाइरल चीजों को अपने सेंटर में खींच लेता है, अपने पैटर्न को फॉलो करते करते। और पता नहीं किसने और क्यों इसे बनाया है, लेकिन हर 100, 1000 और 10,000 सालों में ये ग्राउंड के ऊपर के लोगों तक पहुंच जाता है और शायद से ही अपने आप को बना रहा है। और किरई के पूछने पे वो उसे आगे बढ़ने को बोलता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता और कहता है कि ये कर्ज अब जल्दी ही खत्म हो जाएगा। लेकिन किरई अकेले जाने के लिए मना कर देती है और फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जिसके बाद एक जगह से अजीब आवाज आने लगती है। फिर स्पाइरल के कंप्लीट होते ही एक अजीब चीज होती है, जैसे कि टाइम तेज निकल रहा था जब वो हिल्स पे थे, वैसे ही सेंटर में टाइम ऑलमोस्ट रुक गया था, जिसकी वजह से कर्ज वहीं खत्म हुआ जहाँ से वो शुरू हुआ था। और ये मोमेंट होगा जब ये दोबारा खत्म होगा और कुरोज़ुचो के दोबारा बनने के बाद जब ये स्पाइरल का कर्ज दोबारा रीअवेकन होगा। और इसी के साथ खत्म होता है उजुमाकी चैप्टर 19 और ये मांगा भी। अब भाई देखो, वैसे तो इसके बाद एक लॉस्ट चैप्टर भी है जिसका नाम है गैलेक्सीज, लेकिन स्टोरी खत्म होने के बाद उसे बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो स्टोरी में कोई पार्ट भी नहीं प्ले करता, तो उसे स्किप करते हैं। तो अब बात करते हैं इस मांगा पे। तो अगर देखा जाए तो उजुमाकी बस एक हॉरर मांगा ही नहीं, बल्कि किसी भी चीज के लिए ऑब्सेशन कितना टेरिफाइंग हो सकता है ये भी शो करती है। लाइक अगर हम एनिमे और मांगा की बात करें तो लोग एनिमे के साथ बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। एनिमे बस कुछ समय के लिए लाइफ से एस्केप करने का तरीका होना चाहिए, ना कि तुम उसमें इतना घुस जाओ कि अपनी रियल लाइफ को ही भूल जाओ। और इस चीज को जुंजो ईतो ने इस स्टोरी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और हाँ, याद रखना, हॉरर वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि हॉरर वो है जो हम फील करते हैं और उससे एस्केप नहीं कर पाते। बाकी अपने आसपास के स्पाइरल से बचो। हम मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग और हॉरर मांगा के साथ। होप यू लाइक दिस सीरीज। सायोनारा।